हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? देखो यहां पर एक वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ a के बराबर है। एक वेक्टर है जिसकी लेंथ a के बराबर है। यहां पर एक और वेक्टर है जिसकी लेंथ भी a के बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो आपको a वेक्टर और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। √2a a√3 आएगा। a√2 कैसे आ सकता है भाई? हैं? a√3 ठीक है। देखना पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मॉड होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है, तो अगर अपन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 2a स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 3a स्क्वायर। a स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा a√3। ठीक है, इसके बाद
एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बताना है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने एएसटीसी रूल एक बार रिवाइज करा होगा। आंसर ए आएगा। देखो दोनों वेक्टर का सम अगर अपन करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। अब अपने को इसमें निकालना कुल मिला के कॉस 120 की वैल्यू है। ठीक है, तो कॉस 120 कैसे निकालूंगा मैं? क्या मैं कॉस 120 को बोल सकता हूं कॉस 180 माइनस 60? हाँ, अगर अपन कॉस 180 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, तो देखना ये ए एस टी सी। ठीक है, जब भी 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा लिखते हैं तो कॉस का कॉस ही आता है। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर ही। इसके बाद साइन डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी अपन बोल सकते हैं cos 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू cos थीटा के बराबर ही होगी, और साथ में ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव होने की वजह से यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां से cos 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 1/2 के बराबर। ये वैल्यू पुट कर दो। ये वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहां पर भी कैंसिल, आंसर आ जाएगा ए के बराबर। ठीक है, अब अपने को है ना इसको याद रख लेना है क्या कि अगर दो वेक्टर्स हैं दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है तो दोनों का रिजल्टेंट वही आ जाता है। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और ए लेंथ के, दोनों के बीच में एंगल 120 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर ए के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, नीट वालों को तो स्पेशली याद रखना ही है। जल्दी जल्दी नोट करो फिर आगे देखते हैं अपन। चलो
देखो आपके पास है ना, यहां पर एक वेक्टर है जिसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, यहां पर एक वेक्टर है जिसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, यहां पर एक दूसरा वेक्टर है जिसको अपन ने बोल दिया बी वेक्टर। अब ध्यान से नोट करो कि मैंने दोनों टेल्स को ज्वाइन कर रखा है, दोनों टेल्स को अगर अपन ने ज्वाइन कर रखा है और अगर अपने को वेक्टर सम करना है तो हम पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर सम निकाल सकते हैं, है ना। अगर अपन ने क्या कर रखा है, दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर रखा है और फिर मैं वेक्टर सम निकालने का बोलता हूं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से बनने वाला एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बनाने के बाद ये वाले पॉइंट से जो डायगोनल पास होती है, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करती है ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को। होता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है और मैं बोल रहा हूं कि ये वाला एंगल बीटा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अल्फा और बीटा हमेशा बराबर होंगे या कुछ पर्टिकुलर केस में अल्फा और बीटा बराबर होंगे। अल्फा इक्वल्स टू बीटा व्हेन अगर अल्फा और बीटा बराबर है तो वो किस केस में होंगे। कोई स्पेशल केस होगा, अगर कोई स्पेशल केस है तो स्पेशल केस बताना है। तुम लोग को सवाल समझ में आता है कि ये अल्फा है ये बीटा है, मैंने पूछा कि अल्फा और बीटा क्या हमेशा ही बराबर होंगे या कोई स्पेशल केस बनेगा जिसमें वो बराबर हो सकते हैं। अगर कोई स्पेशल है केस है तो आपको बताना है कि कौन सा केस है। जब ये पैरेललोग्राम स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। अच्छा चलो चलो देखो मैं बताता हूं इसका रीजन। ये अल्फा ये बीटा है, ठीक है। पैरेललोग्राम तो है ही अपने पास ये। अगर पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये होगी ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होना चाहिए, होना चाहिए। अब समझना, अगर आप चाहते हो कि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो, बराबर हो, अगर आप चाहते हो कि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो, बराबर हो, तो बराबर होने के लिए क्या ये दोनों साइड्स भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल साइड्स ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, है ना। तो यहां पर अगर आप अल्फा और बीटा को बराबर करना चाहते हो तो उस केस में ये वाली जो साइड्स हैं, ये वाली साइड्स भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होना चाहिए, और अगर इसकी और इसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी मतलब एक तरह से इसकी और इसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो तो इस वेक्टर की लेंथ और उस वेक्टर की लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इफ पहले वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू दूसरे वेक्टर का मॉड, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर आ जाएगी। क्या आपको ये समझ में आता है? हाँ,
अल्फा बीटा से बड़ा होगा, अगर अल्फा को हम बड़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल साइड, ट्रांसवर्सल, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अल्फा बड़ा होना चाहिए। तो क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर आपका एंगल बड़ा है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड भी बड़ी होती है? अगर ट्राइंगल में कोई एंगल बड़ा है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहां पर अगर आप चाहते हो कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब जब इस वेक्टर का मॉड ज्यादा होगा इससे, ठीक है, तब उस केस में अल्फा ज्यादा हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना तुम लोगों ने? चलो इसके बाद मुझे बताओ कि कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू बता सकते हो क्या? कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? देखो या तो एएसटीसी रूल के हिसाब से सोचो या तो फिर क्या करो, ग्राफ के हिसाब से सोच लो। ग्राफ के हिसाब से बहुत इजी पड़ेगा। अगर मैं कॉस का ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो यहां पर थीटा है और वाई एक्सिस पे कॉस थीटा है। तो कॉस का ग्राफ अपन ने पढ़ा है कि ऐसा होता है, ठीक है। जब एंगल 0 होता है तो कॉस की वैल्यू होती है +1। जब एंगल 90 होता है तो कॉस की वैल्यू 0। जब एंगल 180 के बराबर होगा तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी -1। और फिर इस तरह से साइकिल चलते जाएगा। ये ग्राफ समझ में आता है कि जब एंगल 0 होगा, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस की वैल्यू +1 होगी। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो कॉस की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, कॉस की वैल्यू में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। कॉस 180 की वैल्यू जो है वो होती है -1 के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू अपने को याद रखना है। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने देखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा के बराबर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इतना होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये वेक्टर का जो मॉड है ये मैक्सिमम आ जाए, हम क्या करना चाहते हैं, इसको मैक्सिमम रखना चाहते हैं। तो मैक्सिमम रखने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉस वाला फंक्शन है ना,
इसको मैक्सिमम रखोगे। इसको अगर आपको मैक्सिमम करना है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड को अगर आपको मैक्सिमम करना है तो यहां पर कॉस की वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 के बराबर। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 के बराबर। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। अगर आप 1 पुट कर देते हो तो उस केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड की मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखते हो तो ये a प्लस बी के बराबर हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। जहां पर a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले वेक्टर की लेंथ को, और b जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या दूसरे वाले वेक्टर की लेंथ को। क्या कुछ समझ में आया? क्या बताया मैंने कि अगर आप दो वेक्टर के सम को मैक्सिमम करना चाहते हो तो इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो हमने 1 पुट करके इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई a प्लस बी। अब a रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर का मॉड और b रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेक्टर का मॉड, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि दो वेक्टर का सम मैक्सिमम a प्लस बी के बराबर होता है। और कब होता है ये, जब कॉस की वैल्यू 1 हो। और कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 0 के बराबर बनता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर इस केस में एंगल होना चाहिए 0 के बराबर, मतलब जो दोनों वेक्टर्स है ना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होना चाहिए। और अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इसका सेकंड केस हम क्या करना चाहते हैं, हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू को मिनिमम रखना चाहते हैं, सबसे कम रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर अपन a वेक्टर और b वेक्टर का जो सम है उसको मिनिमम रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉस है इस कॉस थीटा को भी मिनिमम रखेंगे। कॉस थीटा को भी क्या रखेंगे अपन, मिनिमम रखेंगे। और कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1 के बराबर, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, -1 से इक्वेट कर देंगे। ये बात समझ में आती है? हाँ, कि अगर अपने को दोनों वेक्टर का सम मिनिमम रखना है तो ये टर्म को सबसे छोटा रखना पड़ेगा। ये छोटा रखने के लिए इसको -1 से इक्वेट कर दिया। -1 से अगर अपन इक्वेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन जाएगा। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में आ जाएगा -2ab का रूट। इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और a माइनस बी लिखने के बाद यहां पर मॉड लगाना पड़ेगा अपने को, पॉजिटिव आंसर ही कंसीडर करेंगे। जो भी आंसर आएगा a माइनस बी करने के बाद उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो वेक्टर के सम की मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी के बराबर, ठीक है। और ये कब आएगी, जब cos की वैल्यू -1 होगी। और cos की वैल्यू -1 कब होती है, ग्राफ के अकॉर्डिंग cos की वैल्यू -1 तब होती है जब एंगल जो है वो कितना होता है,
180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब हमारा जो पहला वेक्टर है और हमारा जो दूसरा वेक्टर है, देखो दोनों की टेल्स ज्वाइन है, दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर, तब जाके वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन वेक्टर्स को अपन ने क्या बोला था, इन वेक्टर्स को अपन ने बोला था पैरेलल, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। यहां पर क्या है, एक वेक्टर आगे पॉइंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर पीछे पॉइंट कर रहा है, ऐसे वेक्टर को अपन बोलते हैं एंटी पैरेलल। ऐसे वेक्टर को अपन बोलते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, छाप सकते हो उसको थ्योरी के फॉर्म में। इसमें कुछ क्वेश्चन करा दूंगा मैं, तो पूरा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। आगे देखें अपन। अब देखना यहाँ पर हमने क्या करा है, दो वेक्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली। हमने ये पता कर लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी आएगी, मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी। एक्चुअल में तो क्या होगा, जो वैल्यू है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। एक्चुअल में जो वैल्यू है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे मैंने बोल दिया कि एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड 4 के बराबर है। एक वेक्टर बोल दिया बी, जिसका मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन बी ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 0। मल्टीपल करेक्ट है, कितने भी सही हो सकते हैं। क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो, अगर आप दोनों वेक्टर को ऐड करते हो तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a माइनस बी। मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी के बराबर, मतलब 1 के बराबर।
ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाली वैल्यू माइनस करके मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अगर अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 7, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 7 है। ठीक है, तो क्या 7 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या 5 आ सकता है? 5 भी आ सकता है, 1 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। फिर 2 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, क्योंकि वो वैल्यू भी 1 और 7 के बीच में लाई कर रही है। 0 आ सकता है क्या? 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबल आंसर्स होंगे। बात समझ में आई? अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करता हूं तो उनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू a माइनस बी से लेकर a प्लस बी के बीच में लाई करेगी। उसके बीच में कुछ भी हो सकती है। इसका आंसर बताओ, इनमें से कौन सा वेक्टर ऐड होने के बाद 5 आंसर दे सकते हैं? मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, जितने भी पॉसिबल आंसर सब बताना है। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो। देखो 1 वाले में देखो, फर्स्ट वाले को देखो, मिनिमम वैल्यू अगर अपन निकालते हैं, है ना, सारे केस में अपन क्या कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बैठ जाते हैं। तो इस केस में अगर मैं मिनिमम निकालूंगा तो मिनिमम आ जाएगा बड़ा माइनस छोटा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2। यहां पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 4 6, मिनिमम वैल्यू 7 माइनस 3 4, मिनिमम वैल्यू 7 माइनस 1 6। तो ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 40, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 10 और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 8। ठीक है, अब देखना यहां पर अपने को आंसर 5 चाहिए। क्या 5 इन दोनों के बीच में आ सकता है? 5 इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 6 और 14 के बीच में भी 5 आएगा नहीं, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट। 4 और 10 के बीच में 5 आ सकता है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो ये आंसर पॉसिबल होगा, थर्ड वाला। ठीक है, इसके बाद
इसको अगर अपन देखें फोर्थ वाले को तो यहां पर मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 8 है, 5 इसके भी बीच में लाइन नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर गलत है। तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा 3 वाला। अच्छा, एक चीज और दिमाग में बैठाओ अब, कि जैसे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, तो रिजल्टेंट आता है इसका मॉड प्लस इसका मॉड। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट आ जाता है इसका मॉड प्लस इसका मॉड। होता है ये, अपन ने जो रिजल्ट लिखा वो यही तो था। यहां पर जो मैंने रिजल्ट लिखा था कि अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है तो रिजल्टेंट आ जाता है ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो ये अपन दिमाग में रखेंगे। अगर एक वेक्टर आगे है, एक वेक्टर पीछे है, तो इस केस में दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड, और फाइनली उसको पॉजिटिव बनाना है, फाइनली उसको अपने को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आता तो एक आध एग्जांपल बता देता हूं मैं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहां पर अपने पास एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है, यहां पर एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 4 है, तो अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकालता हूं तो डायरेक्टली ऐड कर दूं, सेम डायरेक्शन में है ना, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने इसके बजाय बोल दिया कि ये 3 है और ऑपोजिट में 4 है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकाल लो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। एग्जांपल समझ में आता है? दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ऐड कर सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबट्रैक्ट करोगे, छाप सकते हो उसको। अच्छा, यहाँ पर दो वेक्टर बनाए मैंने, साथ में लिख लेना बोथ पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन।
अपने पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। ऑल ऑफ दिस या ओनली 10। वहां पर क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है और दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। और मैंने अभी क्या बताया था कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों के सम के बराबर, डायरेक्टली दोनों का सम। आंसर आ जाएगा 10। बात समझ में आई। क्या होता है कि अगर आपको मैंने सिर्फ ऐसा दे दिया कि एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है, एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 7 है, वो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है ये नहीं दे रखा। बात समझ में आ रही है। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है वो एंगल नहीं दिया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू आती है, दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, और फिर हम बोलते हैं कि इससे यहां तक जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आती है कि जब हमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और हम बोल देते हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब अपने को एंगल पता होता है तब तो अपन एग्जैक्टली निकाल सकते हैं ना। यहां पर अपने को पता है एक वेक्टर आगे है, दूसरा वेक्टर भी आगे है, तो दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्टली ऐड करके निकाला जा सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ या ना? कंफ्यूजन है क्या अभी भी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिर्फ ये वाला।